close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. हेलो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि हम निम्मी के क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि हमने अभी तक को जो क्वेश्चन करे थे वो 133 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, जो कि सभी वीडियो कंप्लीट हो चुकी। अब जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को देखें और देखें कि हम, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम को ना गवाते हुए हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो देखिए 34 क्वेश्चन नंबर क्या है। 34 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया, बोल रहा डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादातर रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है। हाउ द रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर। भाई डेप्थ माइक्रोमीटर से लंबी स्लीव के द्वारा, ऑप्शन देख लीजिए, लंबी स्लीव द्वारा। और बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या है, कह रहा लंबी स्पिंडल के द्वारा, या समायोजित बेस के द्वारा, या फिर एक्सटेंशन रोड के एक सेट के द्वारा। तो जब भी अगर डेप्थ माइक्रोमीटर की बात करी जाए, जब डेप्थ माइक्रोमीटर की अगर बात करी जाएगी तो क्या डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होगा भाई, यहाँ रैचेट स्टॉप लगा होगा। रैचेट स्टॉप होगा तो इसके नीचे यहाँ क्या होगा, थिम्बल होगा। फिर यहाँ पे हमारा बैरल आ जाता है, और बैरल आने के बाद क्या होता है, जो बाकी का जो इसमें यहाँ पे हमारा स्टॉक होता है, जिसे बेस कहते हैं, और इसके अंदर एक्सटेंशन रोड लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है अलग अलग गहराई के हम उसमें चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा जो रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। भाई अलग अलग गहराई की रेंज को कैसे मापेंगे हम, यानी कि क्या होगा भाई, इसके तो रेंज को बदलते रहेंगे। इससे किससे बदलेंगे, एक्सटेंशन रोड द्वारा, यानी कि एक्सटेंशन रोड के एक सेट के द्वारा हम इसको बदल सकते हैं। तो यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वही है। इसमें व्हाट इज द रीडिंग इन इंच माइक्रोमीटर। पिछली वाली वीडियो में भी इंच वाली माइक्रोमीटर को क्लियर किया था, तो ये बिल्कुल सेम ही है और आसान सही है। तो क्या राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 136 क्या कहता, मापने के दौरान बेबल प्रोडक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइन सतह को कॉन्टैक्ट में रहता है। तो कौन सा सतह जो होगा, विच पार्ट ऑफ बेबल प्रोडक्टर कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ विल मेजरिंग सरफेस। जब मेज़र कर रहे हैं हम वर्नियर बेबल प्रोडक्टर को, अगर माइंड ना करें तो थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, माइंड ना करें, किसी हल्का सा मैं चित्र के द्वारा बना देता हूँ हल्का सा, जिस तरीके से होता है वर्नियर। इस तरीके से वर्नियर बेबल प्रोडक्टर होगा, ये इसका स्टॉक होएगा, और इसमें यहाँ पर जो ब्लेड होगा वो। तो इसकी जब मेजरिंग सरफेस है, ये यहाँ पर जॉब रखी जाएगी, इस एरिया में जॉब लगाएंगे, और उसकी जो मेजरिंग सरफेस उसे टच करेगी, इंक्लाइनेशन पे रहेगी। तो उस वाली सरफेस को पूछ रहा है कि मापने के दौरान जो ब्लेड के इंक्लाइन सतह को कांटेक्ट में करेगी। इंक्लाइन मीन्स एक एंगल पे करने वाली है वो, है ना। तो वो कौन सी सरफेस होगी, डायल होगी, डिस्क होगी, ब्लेड होगा, स्टोक। स्टोक क्या होता है, स्टोक एकदम रिफरेंस लाइन प्रदान करता है, रिफरेंस लाइन, यानी कि वर्नियर बेबल प्रोडक्टर की कौन सा भाग है जो रिफरेंस लाइन प्रदान करता है, वो करता है स्टोक। लेकिन अभी क्या क्वेश्चन में पूछा गया, वो पूछा गया कि इंक्लाइंड सरफेस और मेजरिंग सरफेस, तो वो कौन सी सरफेस करेगा, कौन करेगा, ब्लेड करेगा, डिस्क करेगा, या फिर डायल करेगा। तो इसके भाग को कौन करेगा, ब्लेड करेगा, यानी कि सी का राइट आंसर होगा। जबकि डी की बात करी जाए तो डी जो करेगा रिफरेंस लाइन करेगा। ये क्वेश्चन एक बार कई बार आ चुका है क्वेश्चन इस पेपर में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 137। और 137 में क्या बोला गया, ड्रिल मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्रदान करने के लिए है। विच पार्ट ऑफ ड्रिल मशीन टू बी अचीव डिफरेंट स्पीड। भाई अलग अलग स्पीड हमें प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हम कौन सी पुल को उसके प्रयोग करने वाले हैं, फ्लैट पुल्ली का, जॉकी पुल्ली का, स्टेप पुल्ली का, या फिर फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि कौन सी पुल्ली का प्रयोग करेंगे हम, इसके लिए हम जो पुल्ली होती है वो इस तरीके से पुल्ली होती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से नीचे डिजाइन बनेगा इसके, जिससे क्या होगा, एक स्टेप पे बनता चला जाएगा, यानी कि अलग अलग स्पीड। यहाँ पे एक नंबर पे स्पीड आएगी, यहाँ 2 नंबर स्पीड आएगी, यहाँ 3 नंबर स्पीड आएगी, यहाँ 4 नंबर स्पीड आएगी, इसलिए अलग अलग स्पीड आएगी यहाँ से। तो क्या करना है, विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टेप पुल्ली का प्रयोग करते हैं, यानी कि सी का राइट आंसर होगा। 137 के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 138 नंबर का क्वेश्चन है, और 138 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया,
पेडिस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? भाई पेडिस्टल ग्राइंडर दिखाया गया हमें और उसमें पूछ रहा कि एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो कौन सा है। तो देख लेते हैं कौन सा है। पेडिस्टल ग्राइंडर में जो दिखाया गया एक्स के रूप में पूछ रहा है, तो ये वाला भाग हमें दिखाया गया इन्होंने। एक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया ये है। पूछा टूल रेस्ट है, ये ऑयल सील्ड है, व्हील गार्ड है या फिर ग्राइंडिंग व्हील है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर जो एक्स के रूप में है। एक्स के रूप में जो दिखाया गया है ग्राइंडिंग व्हील में, पेडिस्टल ग्राइंडिंग व्हील में, यह कौन सा भाग दिखाया गया है? तो ये वाला जो भाग दिखाया गया है ये कौन सा? व्हील है। जबकि ये वाले भाग की बात कीजिए क्या है? ये वाला भाग टूल रेस्ट है, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन पे चलते हैं। 139 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। बोल रहा इस फाइल का नाम बताएं। इस फाइल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? हैंड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल या फिर कर्व कट फाइल? मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 10 बार मैंने इस कवरेज देखा है कि 10 बार ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हैंड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल या फिर कर्व कट फाइल, कौन सी फाइल है जो फाइल दिखाई गई है? इस फाइल को आप देखें, ध्यान से देखें और फिर बताएं कौन सी फाइल है। तो कौन सी? इसके जो टीथ देख रहे हैं आप, इस तरीके से टीथ हल्के हल्के से उभरे हुए हैं और एक लाइन में है, एक लाइन में है जो बिल्कुल लाइन से सेम। तो इसलिए कौन सी फाइल होगी? रास्प कट फाइल होगी, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। 139 के बाद चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है। 140 नंबर, और 140 नंबर में क्या बोला गया? अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट करे दिया जाए तो क्या होगा? OFM में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑर्डिनेट फैक्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि वाइस के स्पिंडल को अगर ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो क्या होगा? तो व्हाट हैपन इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइट? ओवर टाइट करने से क्या होगा? स्पिंडल की गति को कठोर जबड़े की क्षति के लिए, फिक्स जबड़े की क्षति के लिए या फिर मूवेबल जबड़े की क्षति के लिए किया जाता है। इससे क्या होगा बताइए? बस ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा? हमारा स्पिंडल डैमेज हो जाएगा हमारा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, और 141 क्वेश्चन में क्या गया? कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टिंग प्रदान करता है? विच कैलिपर प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन? कौन प्रदान करेगा? इनसाइड कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, या और देख लेते हैं MCQ में कौन और कौन सा आंसर दिखाए गए हैं। फिर दिखाया आउटसाइड कैलिपर या फिर स्प्रिंग कैलिपर। तो कौन सा है जो कि इसको प्रदान करेगा भाई? बताइए आप लोग। भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे से? बोल रहा कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट का प्रदान करता है? फाइन एडजस्टमेंट कौन करेगा? इनसाइड कैलिपर तो करेगा नहीं ना, आउट लेग कैलिपर करेगा। तो कौन करेगा देख लेते हैं। फिर कौन करेगा? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, यानी कि 141 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो होगा वो फाइन एडजस्टमेंट भी कर सकता है, बाकी ये तीनों एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। 142 क्वेश्चन नंबर है, और देखिए 142 में क्या है, डिस्प्ले पे आ गया। कोरा बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का प्रयोग किया जाता है? विच मेटल कटिंग सा यूज कट ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन? जब किसी जॉब का अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन अधिक है, ये वाला जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत अधिक है, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, तो फिर क्यों कौन सा पावर सा कटिंग प्रयोग करेंगे? पावर सा, कांटूर सा, सर्कुलर सा या फिर हॉरिजॉन्टल सा? तो किस सा का प्रयोग करेंगे? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कुलर सा का प्रयोग करेंगे, यानी कि सी का राइट आंसर होगा। 142 के बाद 143 क्वेश्चन है, और 143 क्वेश्चन में क्या बोला गया? मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? वाई मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन? के कास्ट आयरन से बनाने का क्या उद्देश्य है? बताइए भाई क्या उद्देश्य है? स्वयं लुब्रिकेंट है, अधिक कठोरता बनाता, सटीकता बनाए रखे या फिर थर्मल विस्तार को रोके? तो क्या होगा? मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि ये सेल्फ लुब्रिकेटर है। दो प्रकार के लुब्रिकेट वो इसमें होते हैं, फ्री ग्रेफाइड और कंबाइंड कार्बन। दो तरह के कार्बन होते हैं, तो इसलिए सेल्फ लुब्रिकेटर बोला जाता है इसे। तो ए इसका राइट आंसर हुआ। 144 क्वेश्चन पे चलते हैं, और 144 क्वेश्चन पे क्या कहेगा?
इस गेज का नाम बताएं, इस गेज का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम आप बताइए क्या है। बेबल गेज है, एंगल गेज है, सरफेस गेज है, या फिर यूनिवर्सल बेबल गेज है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे साफ साफ कि जैसे इस तरीके से है और बाकी फिर इस तरीके से कर दिया गया है ये डिज़ाइन। ये क्या होगा, ये क्या चेक करेगा हमारा, बेबल गेज तो है नहीं, ये एंगल गेज, ये सरफेस गेज, या फिर यूनिवर्सल बेबल गेज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए भाई। यूनिवर्सल बेबल गेज तो ये है नहीं, यूनिवर्सल तो है ही नहीं, सरफेस गेज भी नहीं है क्योंकि सरफेस गेज तो अलग होता है स्क्राइबर वाला, एंगल गेज भी नहीं है, तो कौन सा गेज बचता है, बेबल गेज बचता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हुआ। 144 के बाद 145 क्वेश्चन चलते हैं। और 145 क्वेश्चन में क्या दिखा गया, बोल रहा विच फाइल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एंड मोल्ड। किस फाइल का उपयोग डाई एंड मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रोटरी फाइल, टिक्कर फाइल, या फिर देख लेते हैं कौन कौन से और ऑप्शन दिए गए हैं, बैरेट फाइल या फिर रास्प कट फाइल। तो देखिए कौन कौन से इसका राइट आंसर है। इसमें से बोल रहा है किस फाइल का उपयोग डाई ए मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम, रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी कि 145 का ए इज द राइट आंसर। 145 के बाद चलते हैं 146 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। और 146 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 146 का नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या है। भाई मेथड क्या, अगर जो हमारी कोई फाइल है इस तरीके से है, इसके जो दांते हैं इसके बीच में कुछ दांते फंस गए हैं, कुछ बरूदा मेटल फंस गया, तो इसको जो हटाने की विधि है ना, तो इसको हटाने की जो विधि है वो क्या है, ब्रूस विधि है, वायर ब्रूस है, कॉपर स्ट्रिप है, या फिर चॉक पाउडर है। तो क्या होगा इसमें, क्या करेंगे हम, जो कॉपर की स्ट्रिप होती है, कॉपर की स्ट्रिप के द्वारा हम इन्हें हटा सकते हैं, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। वैसे जो फॉल्ट होता है इसे फॉल्ट कौन सा बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फॉल्ट बोला जाता है। 146 के बाद 147 क्वेश्चन दे देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। भाई छोटे तो हमारे वर्क हैं और फाइलिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, उस वाइस का नाम बताना। पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, या फिर टूल मेकर वाइस। तो कौन सा वाइस होगा जिसमें भाई छोटे छोटे कार्य होंगे और फाइलिंग और ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, और वाइस का नाम बताएं। तो कौन सा होगा, 147 का राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि टूल मेकर वाइस। क्योंकि हैंड वाइस में तो हम पकड़ तो लेंगे लेकिन फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, पाइप वाइस में गोल जॉब को पकड़ते हैं, पिन वाइस से पिन वगैरह को पकड़ा जाता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी राइट आंसर होगा। 147 के बाद चलते हैं 148 नंबर क्वेश्चन है। और 148 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखा के साथ काटने के लिए किया जाता। भाई घुमावदार रेखा के साथ हमें काटना, उसको कट विच कटिंग ब्लेड इज यूज टू कटिंग अलोंग द कर्व लाइन, कर्व लाइन में काटना, यानी कि इस तरीके से कुछ कर्व कटिंग होगी उसको काटने के लिए। HSS ब्लेड का, ओल हार्डेड ब्लेड, या फिर लचीला ब्लेड, या फिर हीरे का ब्लेड होगा। भाई अगर हमें कटिंग इस तरीके से, मान लीजिए कर्व ना का क्या, मैं इसे कहूँ अगर एक तरीके से ऐसे कटिंग करनी है, हम इस तरीके से कुछ कर्व करा, फिर यहाँ से ऐसे करा, कुछ इस तरीके से, मतलब अलग अलग प्रोफाइल की कटिंग कह लो इसे, हल्के हल्के डिज़ाइन में कटिंग करनी है, तो क्या कौन सा ब्लेड आप प्रयोग करेंगे, तो फ्लेक्सिबल ब्लेड प्रयोग करेंगे, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 149 क्वेश्चन नंबर है, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता। 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार वीडियो में क्लियर कर दिया सारी छेनियों को मैंने। और फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, पंचिंग छेनी, या फिर डायमंड पॉइंट। भाई किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए, यानी कीवे काटने के लिए उपयोग किसका करेंगे, तो क्रॉस कट क्या चीज़ का उपयोग करेंगे, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। 149 के बाद चलते हैं 150 नंबर क्वेश्चन है। और 150 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा, हथौड़े में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। हथौड़े में एक्स चिन्हित जो भाग है इसका नाम बताएं। नेम द पार्ट ऑफ मेंशन ऑफ एक्स इन हैमर। हैमर में जो एक्स चिन्हित भाग है इसका नाम बताना। देख लेते हैं कौन सा हैमर, एक्स के भाग में जो चिन्हित है वो कौन सा भाग है, तो देख लीजिए क्या क्या है, पिन है, फेस है, चिक है, या फिर ऑयल होल है। तो ये वाला जो होल, ये वाला जो भाग होता है इसे हम हैंडल बोलते हैं, जो इसके नीचे वाला होता है उसे फेस बोलते हैं, ये वाला जो भाग होता है इसे चिक बोलते हैं, इसे जो बोलते हैं अंडाकार होल होता है इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं पेन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 150 का, 150 नंबर का राइट क्वेश्चन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा।
यानी कि पेन इसका राइट आंसर। 150 के बाद 151 क्वेश्चन नंबर है कि छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या भाई, हल्की सी उसे थोड़ी सी वैसे कर देंगे उसे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कटिंग एज ऑफ चीजल, क्राउन कर देंगे उसकी चीजल को हल्की सी। क्राउन मतलब इस हल्का सा वैसे उठा देंगे जैसे साइड साइड कोनारे उठा देते हैं, छेनी को फिसलने से रोकने के लिए, कोनों को खुदाई को रोकने के लिए, ये छेनी को सीधा रेखा में स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए, या फिर कटिंग एज के कार्य में घुसने देने थे। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो क्या होते हैं, ये हम जब छेनी बनाते हैं इस तरीके से छेनी होती है हमारी, ये ऊपर हमारा हेड होगा और यहाँ पे जो इसकी बॉडी होगी और इसका जो पॉइंट होगा ये वाला, इस तरीके को हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं, जो साइड साइड से ये थोड़ा सा उठा सा होता है, मतलब साइड दबा अंदर की साइड को दरा रहता है। जिससे क्या होता है ये जो कोने वाला जो भाग होता है यहाँ पे जो हमारे मेटल का जो ये वाला भाग होगा इसको नहीं उधेड़ेगा ये, तो कोने की खुदाई न रोकने के लिए, जिससे क्या हो 151 का 20 द राइट आंसर होगा। 152 क्वेश्चन नंबर कह रहा धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस पर रगड़ने को कैसे रोकेंगे आप। लिप कोण को घटाकर, रैक कोण को घटाकर, या फिर क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, या फिर टूल वेज कोण को घटाकर। भाई क्या कह रहा है, दोबारा एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से रोकना, यानी कि जो वर्क पीस है हमारा ये वाला और ये वाला टूल है, इसको जो रगड़ने से रोकना, तो क्या करेंगे हम रगड़ने से, लिप कोण को घटा देंगे, रैक कोण को बढ़ा देंगे, क्लियरेंस कोण को बढ़ा देंगे, या फिर क्या करेंगे टूल वेज कोण को घटा देंगे। तो भाई जब मैंने इसके लिए पहले भी आपको बताया था, इस तरीके से हमारा ये जॉब हो गया और ये हमारा कटिंग टूल हो गया, ये क्लियरेंस एंगल है, ये रैक एंगल है, ये इंक्लिनेशन एंगल है, ये हमारा पॉइंट एंगल है। तो इसमें क्या ये वाला क्लियरेंस एंगल जो होगा ये वाला, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा जॉब और इसके बीच में घर्षण नहीं होगा, यानी कि रगड़ नहीं खाएगा। यानी कि 152 नंबर का सी इसका राइट आंसर होगा। 152 के बाद चलते हैं 153 नंबर क्वेश्चन है, और 153 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो सॉफ्ट या इम्पैक्ट को सहन कर लेती है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल द विदस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट। भाई शॉक एंड इम्पैक्ट को सहन करने वाला कोई भी अगर मेटल पार्ट है और इस पर मैं हैमरिंग करूं कंटिन्यूअस, तो इस पर जो झटके आएंगे, जो बेंडिंग आएगा, उसको सहन कर लेगा। तो उसके लिए कौन सा गुण होगा, टेनासिटी होगा, या फिर हार्डनेस होगा, ब्रिटलनेस होगा, या फिर टफनेस होगा। तो जब भी अगर इस क्वेश्चन पे बात आए कि भाई धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो इम्पैक्ट को सहन कर ले, यानी कि झटके वगैरह को सहन कर ले, तो उसके लिए आप जो लगाएंगे राइट आंसर क्या लगाएंगे, टफनेस इसका राइट आंसर लगाएंगे आप। आंख मीच के इसका राइट आंसर टफनेस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि झटके वगैरह सहन करने के लिए टफनेस का प्रयोग किया। जबकि एक ही हथौड़े की मार से जो टूट जाए उसे कौन सा, ब्रिटलनेस, जबकि जो दूसरे की कटिंग कर दे वो हार्डनेस। 154 क्वेश्चन नंबर है और बोला कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट रहता है। विच पार्ट ऑफ मेजरिंग फेस फिट इन द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का फ्रेम है ये, और इसके जो फ्रेम पे फिट होगा ये कौन सा भाग होगा, एनविल होगा, बैरल होगा, टिंडल होगा, या फिर रैचेट स्टॉप हो। ये मैंने पुरानी वाली वीडियो में भी क्लियर किया था कि ये सातों पार्ट, इसके जो सातों के सातों पार्ट है वे मैंने सारे बता दिए थे आपको। तो जैसा कि क्या होगा इसमें, एनविल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 154 का इज द राइट आंसर होगा। 154 के बाद चलते हैं 155 क्वेश्चन नंबर, और 155 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, वर्नियर माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो ये हमें भी दिख रहा है, ये हमारा अभी मैंने पीछे ही क्वेश्चन में क्लियर करवाया था, ये हमारा क्या है, रैचेट स्टॉप है, ये हमारा क्या है, थिम्बल है, ये क्या हमारा बैरल स्लीव है, ये स्टॉक है, ये एक्सटेंशन रोड है जो बाहर से एक्स्ट्रा लगाई जाती है। तो ये किस लिए प्रयोग होता है, ये है डेप्थ माइक्रोमीटर, यानी कि ए इसका राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, अगली वीडियो फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।